इस वीडियो में हम कक्षा 9 का अध्याय 1 का परिचय पढ़ेंगे। और जब तक तुम परिचय नहीं पढ़ोगे तब तक तुम प्रश्नावली के सवाल नहीं कर सकते। प्रश्नावली के सवाल तुम्हें अच्छे से जब ही आएंगे जब तुम चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल से समझ लोगे, क्योंकि जब तक तुम्हें उसके बारे में ही नहीं पता है, संख्या पद्धति के बारे में चैप्टर है तो तुम्हें यही नहीं पता है कि संख्या पद्धति होती क्या है, तब तक तुम सवाल कहाँ से सीखोगे। तुम सवालों को रट लो तो क्या कर लोगे, तो रटना नहीं है हमें। तो हम कक्षा 9 को 8वीं 7वीं की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हमें मैथ सीखना है, यानी कि गणित सीखना है। तो देखो, इसमें मैंने पहले से ही पॉइंट टिक कर लिए हैं, जो जो मुझे समझाना है वो पहले से टिक कर लिया है, तो ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होगा। देखो, तो ये जो संख्या पद्धति है उससे संख्या पद्धति यानी संख्याओं की पद्धति, संख्याओं को बांटा गया है, जिसको देखो संख्या रेखा बोलते हैं। इसको संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना जानेंगे, जो कि इसी चैप्टर में हमें काम देगा। संख्या रेखा पर इधर प्लस की क्यों होती हैं, इधर माइनस की क्यों होती हैं, ये कहाँ पर यूज की जाती हैं, तो ये सब सीखेंगे। तो संख्या रेखा बता दूं पहले कि किसी रेखा पर 0 से इधर के लिए हम संख्याएं एक क्रम से चाहे जितनी लिख सकते हैं। ऐसे मान के चलो, यहाँ पर 0 के बाद 1/3 -1 -2 -3 ऐसे लिखा है, और इनका गैप डिफरेंस है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 0 के बाद डायरेक्ट 5, 10, 15, 20, 25, इधर के लिए -5 -10 ऐसे ऐसे माइनस में चले जाएंगे। तो ये संख्या रेखा कहलाती है, यानी कि 0 ना प्लस की होती है ना माइनस की, 0 से इधर के लिए प्लस के होते हैं, 0 से इधर के लिए माइनस के होते हैं। इनका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस चाहे कुछ भी हो सकता है, एक ही क्रम से ये चलती हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स तो मैं समझा ही रहा हूँ, उससे पहले एक बात और समझ लो कि अपनी मैथ को साथ में निकाल लो। गणित को मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे गणित से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गणित को तुम निकालो, उसमें टिक कर लो कि हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्योंकि तुम साथ ही साथ चीज़ों को टिक करते जाओगे तो सीख भी पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे, देखते ही रह जाओगे बस, यानी कि वीडियो से देखते रह जाओगे। और कमेंट में बताओ, कमेंट में तुम्हारे पे जो क्राइटेरिया है अपना उस लाइक्स मिली तो तुम विनर भी हो सकते हो। ऐसा नहीं किसी एक कोई एक विनर हो, विनर बहुत हो सकते हो। जितने भी 1000 लाइक्स आएंगे तुम्हारे कमेंट पे, जितने भी बच्चों के पे, उन सबको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो देखो, पूर्ण संख्या होल नंबर्स का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है, जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। यानी होल नंबर में आगे क्या आ रहा है, W, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। होल नंबर को W से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने सीखा यहाँ पर। और होल नंबर होती क्या है, होल नंबर यानी कि सभी संख्याएं, होल संपूर्ण। इससे पहले 1 से 9 तक हमारे पास संख्याएं थीं, 0 नहीं था। तो 1 से 9 तक संख्याओं को प्राकृतिक रूप से आदि मानव जमाने से संख्याओं को गिनने के लिए प्रयोग होता था, लेकिन जब आर्यभट्ट ने 0 को और बढ़ाया तो संख्याएं और अच्छे से गिनी जाने लगीं। ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर का किला निर्माण हुआ तो जब राजा ने 50 मजदूरों को 270 बीघा जमीन दी थी, तब पहली बार 0 लगाया गया। यानी कि आर्यभट्ट ने 0 को दिया, लेकिन जो सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया 0 को, वो ग्वालियर में मिलता है। ऐसा इतिहास रहा है। तो 1 से 9 तक हमारी प्राकृत संख्या, जिनको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिनको n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनमें 0 भी बढ़ा लो, 0 से लेकर अनंत तक। 1 से 9 तक मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही सभी संख्याएं बन जाती हैं। अगर हम 0 से लेकर अनंत तक की बात की जाए तो हमारी होल नंबर्स हो जाती हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर कहते हैं। अब आते हैं पूर्णांक। अब हमने यहाँ पर 2 तरह की संख्याओं के बारे में समझा था पहले में ही।
तो पूर्णांक वो होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, यानी कि प्लस माइनस की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को दो भागों में बांटा जाता है, जीरो से इधर के क्या हो गए धनात्मक पूर्णांक और जीरो से इधर के क्या हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक भी समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण है और कक्षा 10वीं में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, परमीय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोला जाता है। परमीय संख्या जिसको उसको कहते हैं जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, और जिनको बटे में नहीं लिख सकते उनको हम अपरमीय संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्याएं p बटे q के रूप में होती हैं उनको परमीय संख्या कहते हैं, जहाँ पर q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यों q की जगह जीरो रख देंगे तो परमीय संख्या बनेगी ही नहीं, बटे की संख्या होगी ही नहीं। तो इसलिए हम q की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे, ये होती है हमारी परमीय संख्या। अब यहाँ पे परमीय संख्या समझ में आने के बाद तुल्य परमीय संख्या या भिन्न भी कह सकते हैं। p बटे q एक परमीय संख्या है, या फिर जब हम p q को एक संख्या तुल्य कैसे है कि 20 बटे वो 10 बटे 20, इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 1 बटे 2, इसको भी काटेंगे 1 बटे 2, इसको भी काटेंगे 1 बटे 2। तो ये हमारी क्या कहलाएं तुल्य संख्या कहलाएं, 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, इसलिए ये हमारी तुल्य संख्या है। तुल्य संख्या तुल्य परमीय संख्याओं के बाद हमारी आती हैं सहअभाज्य संख्याएं, जिनको हम क्या कहते हैं कोप्राइम नंबर्स भी कहते हैं। कोप्राइम नंबर्स भी कहते हैं। कोप्राइम नंबर्स 10th क्लास में जब हम रेशनल नंबर्स यानी कि अपरमीय संख्या सिद्ध करेंगे जब हमें काम आएंगे। तो ये भी हो गया कोप्राइम नंबर्स, वो होते हैं सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, यानी कि जिनका HCF 1 आए। जिनको LCM HCF नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से तुम LCM HCF भी सीख सकते हो। तो 5वें पॉइंट तक समझने के बाद अब हम आए मुख्य चीज़ पे, अपरमीय संख्या। लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने इस संख्या का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरमीय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों का अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अनुपात का मतलब बटे, इनको बटे में नहीं लिखा जा सकता। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटन के हिफाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरमीय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां का मतलब यानी कि पता नहीं है कि सच है कि झूठ है। हिफाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, चाहे इसका कारण यह इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरमीय संख्या है, इस खोज के बारे में भारी दुनिया को उजागर करना हो। यानी कि तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि परमीय संख्या क्या होती है, अपरमीय संख्या क्या होती है। तो देखो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 1 बटे 2 ऐसी संख्या लिखी है, वो सब क्या है परमीय संख्याएं, लो लिख दूँ मैं परमेय। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा 0.5, तो ये भी परमीय संख्या है, क्योंकि 0.5 को मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा 10। तो देखो ये भी परमीय संख्या है। मैं लिखूँ √4, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बाहर क्या निकलेगा 2, और प्रत्येक संख्या के नीचे क्या होता है 1, तो ये भी परमीय संख्या है। मैंने लिखा -10, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 हमेशा होता है, तो ये भी क्या है परमीय संख्या है। लेकिन अपरमीय संख्या कौन सी है, पाई को अपरमीय संख्या में लिया जाता है। और √2, √3, √4 नहीं आएगा, क्योंकि √4 स्क्वायर रूट होता है √4 का, तो ये बाहर निकल आएगा। √5 और बौर वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको बटे में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं अपरमीय संख्या होती हैं, परमीय संख्या होती हैं। तो और ये पाइथागोरस का जन्म ध्यान रखना, जन्म मृत्यु, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे देखो, इसके बाद हमने टिक किया था शेष शून्य हो जाता है, शेष कभी शून्य नहीं होता है। तो शेष कभी भी शून्य नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें।
लेकिन इसमें जो मुख्य है वो इसमें ये भी ध्यान रखना कि आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी ने जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान 3.1416 ज्ञात किया। शुद्ध पाई का मान 3.1416 ध्यान रखना, ये किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। उच्च चाल कंप्यूटर उन्नत कलन विधियों एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अवकलित किया जा चुका है। यानी कि हम इसको लिख नहीं सकते ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव, तो इसका यहाँ तक ही माना जाता है, जो कि आर्यभट्ट ने दिया था। ये आर्किमिडीज के द्वारा है, ये आर्यभट्ट के द्वारा है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और थी, ये वो है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, तो ये मैं सिखाऊंगा, लेकिन घातांक के नियम ये समझो। a की पावर m दिख रहा होगा और a की पावर n, यानी कि a और a यहाँ पर क्या है? संख्याएं हैं, तो यहाँ पर गुणा इंटू लगाया, ये पॉइंट दिख रहा होगा। तो संख्या एक जैसी होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। संख्या एक जैसी है तो संख्या ले ली, एक जैसी है तो एक बार ले ली, लेकिन गुणा में है तो घात, इसकी घात m है, इसकी घात n है, देखो घातें जुड़ गई। अगर यही भाग में होती तो घातें घट जाती हैं, अगर यहाँ पर यही डिवाइड होता तो घातें घट जाती हैं। घात पे घात होने पर गुणा हो जाता है। देखो a की पावर m की पावर n, तो m और n का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। संख्या एक जैसी होने पर, अब ये डिवाइड लगाए ना, यही भाग है, यानी कि a डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो देखो संख्या तो वही की वही ले ली और m में से n को घटा दिया, यानी कि संख्या एक जैसी होने पर घातें घट जाती हैं। अब घात एक जैसी होने पर संख्या अलग अलग हो तो फिर संख्याओं का गुणा हो जाता है, घात एक ही बार आती है। बात तो वही हुई, संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया, घात एक बार ली। अगर संख्या एक जैसी है तो संख्या एक बार आएगी, घात एक जैसी है तो घात एक बार आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये रहे हमारे घातांक के नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, जो कि बहुत ही सरल है और आसानी से कर पाओगे। ये रहा, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। सारांश पूरा याद करना होता है, सारांश ये याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा समझ के, जिसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम कमेंट में लिखना कि हमें एक अध्याय का, ऐसे लिखना है कि एक अध्याय का सारांश का ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, जिससे मुझे पता चले कि सारांश का एक अध्याय में से ये वाला पॉइंट मुझे समझाना है। तो मैं चाहे जब समझा दूंगा, तुम तो बस कमेंट कर देना, तो मैं बताता रहूँगा। चलो मिलते हैं प्रश्नावली 1.1 में।